कल्पना कीजिए, एक आदमी ने 27 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली। जिस दिन उसे पता चला कि वो करोड़पति बन चुका है, उस दिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। अब उसे कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो बड़ा घर खरीद सकता है, महंगी कार ले सकता है, दुनिया घूम सकता है और वो सब कर सकता है जिसके बारे में उसने पहले सिर्फ सपने देखे थे। लेकिन कुछ सालों बाद वही आदमी पूरी तरह टूट चुका था। उसका सारा पैसा खत्म हो चुका था और वो कर्ज में डूब चुका था। अब एक दूसरी कहानी सुनिए। एक आदमी था जो एक लाइब्रेरी में जैनेटर का काम करता था। उसका काम था रोज फ्लोर साफ करना। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। ना कोई बड़ी सैलरी, ना कोई लग्जरी लाइफस्टाइल, ना कोई दिखावा। वो बस चुपचाप काम करता था, अपना जीवन जीता था और धीरे धीरे पैसे बचाता रहता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो लोगों को एक ऐसी बात पता चली जिसने सबको चौंका दिया। उस साधारण जैनिटर ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा बचाया था कि मरने के बाद उसने 80 करोड़ रुपए चैरिटी में डोनेट कर दिए। एक तरफ लॉटरी जीतने वाला करोड़पति जो कुछ ही सालों में गरीब हो गया, और दूसरी तरफ एक साधारण जैनिटर जो क्वाइटली करोड़पति बन गया। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग बहुत पैसा कमाकर भी वेल्थ क्यों नहीं बना पाते, और कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर कैसे बन जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर विद बुक्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के लोगों को पैसे के बारे में सोचने का नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। ये किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये आपको इन्वेस्टमेंट फॉर्मूलाज नहीं सिखाती। ये आपको ये नहीं बताती कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए या मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करना चाहिए। ये किताब हमें ये समझाती है कि पैसे के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होता है, और यही बिहेवियर आखिरकार तय करता है कि हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनेंगे या नहीं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे के साथ अच्छा करना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बेहद इंटेलिजेंट लोग भी पैसे के मामले में गलत फैसले ले लेते हैं। वहीं कई साधारण लोग सिर्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और सिंपल हैबिट्स की वजह से वेल्थ बना लेते हैं। मॉर्गन हाउसेल इस किताब में कुल 19 लेसन्स के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है। सबसे पहला लेसन हमें ये समझाता है कि पैसों के मामले में कोई भी इंसान पूरी तरह क्रेजी नहीं होता। अक्सर हम दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस देखकर सोचते हैं कि ये लोग कितने इर्रैशनल हैं। कोई लॉटरी टिकट्स खरीदता रहता है, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करता है, कोई अननेसेसरी डेट में फंस जाता है। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है। अगर कोई व्यक्ति इकोनॉमिक क्राइसिस के समय बड़ा हुआ है तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है और वो रिस्क लेने से डरता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति इकोनॉमिक बूम के समय बड़ा हुआ है तो वो स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा भरोसा करता है। इसका मतलब ये है कि दो लोग एक ही इन्फॉर्मेशन देखकर भी बिल्कुल अलग फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से कोई स्टूपिड है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग हैं। मॉर्गन हाउसेल हमें ये भी बताते हैं कि सक्सेस में लक का बहुत बड़ा रोल होता है और फेलियर में रिस्क का। हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज सुनते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस से हासिल किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर सक्सेस स्टोरी में कुछ हिस्सा लक का भी होता है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स को ही देख लीजिए। बिल गेट्स बेहद इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा लकी फैक्टर भी था। जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तब उनके स्कूल में कंप्यूटर उपलब्ध था। उस समय दुनिया के बहुत कम स्कूल्स में कंप्यूटर्स थे। अगर बिल गेट्स को इतनी जल्दी कंप्यूटर्स के साथ काम करने का मौका नहीं मिलता तो शायद उनकी जर्नी अलग होती। लेकिन उसी समय बिल गेट्स का एक दोस्त था, केंट एवंस, जो उतना ही टैलेंटेड था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ये लाइफ का रिस्क था। ये एग्जाम्पल हमें याद दिलाता है कि सक्सेस और फेलियर दोनों में लक और रिस्क का हिस्सा होता है। इसलिए मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जब हम सफल होते हैं तो हमें हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि उस सक्सेस में लक का हिस्सा भी हो सकता है। और जब हम किसी को फेल होते देखते हैं तो हमें तुरंत जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके साथ बैड लक हुआ हो। मॉर्गन हाउसेल किताब में एक और पावरफुल आइडिया बताते हैं, और वो है नेवर इनफ। कई बार लोग इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनके पास है वो काफ़ी नहीं है। उन्हें हमेशा थोड़ा और चाहिए होता है।
इतिहास में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां बेहद सफल लोग सिर्फ इसलिए सब कुछ खो बैठे क्योंकि उन्हें लगा कि अभी भी इनफ नहीं हुआ है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सबसे कठिन फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप ये समझ सकें कि आपके लिए इनफ क्या है। अगर आपका गोल पोस्ट बार बार बदलता रहेगा तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। मॉर्गन हाउसल आगे एक ऐसी ताकत के बारे में बात करते हैं जिसे अक्सर लोग समझते तो हैं लेकिन उसकी असली गहराई को महसूस नहीं कर पाते। ये ताकत है कंपाउंडिंग की ताकत। कंपाउंडिंग सुनने में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन जब इसे लंबे समय तक काम करने दिया जाता है तब ये लगभग जादू जैसा असर दिखाता है। इस बात को समझने के लिए मॉर्गन हाउसल एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं और वो एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट का। आज वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल इन्वेस्टर्स माने जाते हैं। उनकी नेटवर्थ अरबों डॉलर में है, लेकिन अगर आप उनकी वेल्थ की जर्नी को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बहुत सरप्राइजिंग बात पता चलेगी। उनकी वेल्थ का ज्यादातर हिस्सा उनकी जिंदगी के आखिरी दशकों में बना। अगर वॉरेन बफेट 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते तो शायद आज दुनिया उन्हें इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर नहीं मानती, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिंग बहुत छोटी उम्र से शुरू की थी और लगभग पूरी जिंदगी इन्वेस्ट करते रहे। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। छोटे छोटे रिटर्न्स अगर लगातार कई दशकों तक बढ़ते रहें तो वो एक समय के बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बदल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी चीज हमेशा हाईएस्ट रिटर्न्स नहीं होती। कई बार कंसिस्टेंसी और टाइम ज्यादा पावरफुल साबित होते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग अक्सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस लेने से नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक ऑर्डिनरी डिसीजंस को कंसिस्टेंटली दोहराने से होती है। लेकिन कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब पेशेंस हो, और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया बन चुकी है। लोग ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनका पैसा जल्द से जल्द कई गुना बढ़ जाए, लेकिन वेल्थ लगभग हमेशा धीरे धीरे बनती है। मॉर्गन हाउसल हमें यह भी समझाते हैं कि वेल्थ बनाना और वेल्थ को बनाए रखना दो अलग स्किल्स हैं। अक्सर लोग वेल्थ बनाने पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन वेल्थ को सुरक्षित रखने की कला को नज़रअंदाज कर देते हैं। अमीर बनने के लिए कई बार रिस्क लेना पड़ता है, कई बार बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं और अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए। उस माइंडसेट में ह्यूमिलिटी होती है, डिसिप्लिन होता है और रिस्क मैनेजमेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग वेल्थ बना लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते और धीरे धीरे सब कुछ खो देते हैं। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा रूल है सर्वाइवल। अगर आप लंबे समय तक गेम में बने रहते हैं तो कंपाउंडिंग अपना काम कर सकती है, लेकिन अगर आप एक ही बड़ी मिस्टेक में सब कुछ खो देते हैं तो कंपाउंडिंग को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसी विचार से जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मॉर्गन हाउसल बताते हैं, जिसे वो कहते हैं टेल्स यू विन। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टिंग में अक्सर बहुत कम डिसीजंस आपकी पूरी सक्सेस को डिफाइन करते हैं। अगर आप किसी इन्वेस्टर का पूरा पोर्टफोलियो देखें तो आपको पता चलेगा कि उसके सारे इन्वेस्टमेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते। कई इन्वेस्टमेंट्स एवरेज रहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स फेल भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ रेयर इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स देते हैं कि वही पूरे पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बना देते हैं। यही रीजन है कि इन्वेस्टिंग में परफेक्शन जरूरी नहीं होती, जरूरी है पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मॉर्गन हाउसल ये भी बताते हैं कि फाइनेंशियल लाइफ में सबसे बड़ी वेल्थ लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं है। असली वेल्थ है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है अपने समय पर कंट्रोल। ऐसी जिंदगी जहां आप सुबह उठकर ये कह सकें कि आज मैं वही करूंगा जो मैं सच में चाहता हूं। कई लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि उन्हें फ्रीडम मिल सके, लेकिन अक्सर होता उल्टा है। कई बार लोग पैसा कमाने के चक्कर में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस ले लेते हैं कि उनकी फ्रीडम कम होती जाती है। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा बेनिफिट ये नहीं है कि आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। पैसे का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो आपको ऑप्शंस देता है, और ऑप्शंस का मतलब है फ्रीडम। इसी आइडिया को समझाने के लिए मॉर्गन हाउसल एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स बताते हैं, जिसे वो कहते हैं द मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब हम सड़क पर किसी को एक महंगी कार में देखते हैं तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है और लोग उसे एडमायर करते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग उस व्यक्ति को एडमायर नहीं कर रहे होते, लोग उस कार को एडमायर कर रहे होते हैं। और उसी समय वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर उनके पास भी वो कार होती तो लोग उन्हें एडमायर करते। इसका मतलब ये है कि एक्सपेंसिव चीजें खरीदकर हम अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि लोग उस चीज को नोटिस करते हैं, उस व्यक्ति को नहीं।
मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अगर आपको सच में रिस्पेक्ट चाहिए तो वो कभी पोजेशन से नहीं आता। रिस्पेक्ट आता है कैरेक्टर, काइंडनेस और ह्यूमिलिटी से। किताब में आगे मॉर्गन हाउसल एक और पावरफुल आइडिया बताते हैं, और वो है कि वेल्थ अक्सर इनविजिबल होती है। हम अक्सर वेल्थ को उन चीज़ों से जज करते हैं जो दिखाई देती हैं, जैसे बड़ी कार्स, लग्जरी हाउसेस, एक्सपेंसिव क्लोथ्स या एग्जॉटिक वेकेशंस। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब वेल्थ नहीं है, ये सब सिर्फ मनी स्पेंट है। असली वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। सेविंग्स अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एसेट्स, यही असली वेल्थ होती है। और क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, इसलिए लोग अक्सर इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लेकिन यही इनविजिबल वेल्थ धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम बनाती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वेल्थ बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कम खर्च करना और ज्यादा बचाना। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये सबसे डिफिकल्ट हैबिट्स में से एक है, क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया हमें लगातार ज़्यादा खर्च करने के लिए एनकरेज करती रहती है। एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल प्रेशर, ये सब हमें ये महसूस कराते हैं कि हमें और ज़्यादा चीज़ें चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि वेल्थ अक्सर उन चीज़ों से बनती है जिन्हें हम खरीदते नहीं हैं, यानी मनी नॉट स्पेंट। और शायद यही इस किताब का सबसे पावरफुल इंसाइट है। मॉर्गन हाउसल आगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब हम पैसे के बारे में डिसीजंस लेते हैं तो हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमें हमेशा परफेक्टली रैशनल होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान कोई स्प्रेडशीट नहीं है। इंसान इमोशन से भरा हुआ होता है। इसीलिए कई बार परफेक्टली रैशनल डिसीजन लेने की कोशिश करने से बेहतर होता है कि हम रीजनेबल डिसीजन लें। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मैथमेटिकली परफेक्ट है, लेकिन उसमें इतना रिस्क है कि मार्केट गिरते ही आपको पैनिक होने लगे। ऐसी सिचुएशन में थ्योरेटिकली वो स्ट्रैटेजी सही हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो आपके लिए काम नहीं करेगी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे ज़रूरी बात ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उस स्ट्रैटेजी के साथ लंबे समय तक टिके रह सकें। अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको इमोशनली अनकंफर्टेबल बना देती है, तो चांसेस हैं कि आप किसी मुश्किल समय में उसे छोड़ देंगे, और वही मोमेंट होगा जब कंपाउंडिंग का मैजिक टूट जाएगा। इसी वजह से मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस में रीजनेबल होना रैशनल होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। किताब में आगे वो एक और इंटरेस्टिंग रियलिटी की बात करते हैं, और वो ये है कि दुनिया हमेशा सरप्राइजेस से भरी हुई है। हम अक्सर हिस्ट्री को देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास में जो सबसे बड़े इवेंट्स हुए हैं वे अक्सर कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड थे। किसी ने 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की सही टाइमिंग प्रिडिक्ट नहीं की थी, किसी ने कोविड-19 पैंडेमिक की कल्पना नहीं की थी, और किसी ने इंटरनेट रेवोल्यूशन की एग्जैक्ट टाइमिंग भी प्रिडिक्ट नहीं की थी। दुनिया हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रही है और आगे भी रहेगी। इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हमें हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि फ्यूचर में कुछ अनएक्सपेक्टेड जरूर होगा। और यही आइडिया मॉर्गन हाउसल को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल तक ले जाता है, रूम फॉर एरर। रूम फॉर एरर का मतलब है अपने फाइनेंशियल लाइफ में हमेशा थोड़ा मार्जिन छोड़कर चलना। मतलब ये कि अगर चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ना भी हों, तब भी आप सर्वाइव कर सकें। उदाहरण के लिए अगर कोई इन्वेस्टर ये मानकर चलता है कि मार्केट हर साल 10% रिटर्न देगा, तो ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन हो सकती है। लेकिन अगर वही इन्वेस्टर 6 या 7% रिटर्न को बेस मानकर प्लानिंग करता है, तो उसके पास रूम फॉर एरर होगा। इसी तरह इमरजेंसी फंड रखना भी रूम फॉर एरर का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जिंदगी में कभी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकती हैं, जॉब लॉस, हेल्थ प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक डाउनटर्न। रूम फॉर एरर हमें ये कॉन्फिडेंस देता है कि हम इन सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे। मॉर्गन हाउसल किताब में एक और बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताते हैं, और वो ये है कि हम समय के साथ बदल जाते हैं। आज जो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं, हो सकता है 10 साल बाद वो उतनी इंपॉर्टेंट ना रहें। आज जो लाइफस्टाइल हमें पसंद है, हो सकता है फ्यूचर में हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाएं। इसी वजह से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कई बार मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेते समय ये अज्यूम कर लेते हैं कि फ्यूचर में भी हम वही इंसान होंगे जो आज हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि इंसान की प्रेफरेंसेस, गोल्स और प्रायोरिटीज़ समय के साथ बदलती रहती हैं। इसीलिए मॉर्गन हाउसल सलाह देते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए, क्योंकि रिजिड प्लान्स अक्सर बदलती जिंदगी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। इसके बाद मॉर्गन हाउसल एक और पावरफुल ट्रूथ बताते हैं, नथिंग्स फ्री। इस दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये कीमत हमेशा पैसे में नहीं होती।
कई बार इसकी कीमत होती है वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और पेशेंस। उदाहरण के लिए स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, लेकिन उसकी कीमत है मार्केट क्रैशेस। अगर कोई इन्वेस्टर मार्केट क्रैशेस को इमोशनली हैंडल नहीं कर सकता तो उसके लिए स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स प्रैक्टिकली यूजलेस हो जाते हैं। इसीलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि वॉलेटिलिटी को टॉलरेट करना है। और जो लोग ये कीमत देने के लिए तैयार होते हैं वही लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड्स हासिल कर पाते हैं। किताब में आगे एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसे मॉर्गन हाउसल यू एंड मी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में हर व्यक्ति अलग गेम खेल रहा होता है। कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग स्पेक्यूलेशन कर रहे होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी कॉपी करने लगते हैं तो आप गलत गेम खेल रहे होंगे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय यह समझना बहुत जरूरी है कि आप किस गेम में हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली कॉपी करते हैं तब हम अक्सर अपनी सिचुएशन के लिए गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इसके बाद मॉर्गन हाउसल एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिनन के बारे में बताते हैं, और वो है पेसिमिज्म का अट्रैक्शन। नेगेटिव न्यूज़ हमेशा ज़्यादा बिलीवेबल लगती है। अगर कोई कहे कि मार्केट क्रैश होने वाला है तो वो बात बहुत सीरियस और इंटेलिजेंट लगती है, लेकिन अगर कोई कहे कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी ग्रो करेगी तो वो स्टेटमेंट बोरिंग लग सकता है। इसका कारण ये है कि पेसिमिज्म ड्रामेटिक होता है और ऑप्टिमिज्म स्लो होता है। लेकिन हिस्ट्री हमें बार बार ये दिखाती है कि लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस हमेशा पेसिमिज्म से ज़्यादा पावरफुल रही है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, इकोनॉमीज ग्रो करती हैं और लिविंग स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं। इसीलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि शॉर्ट टर्म पेसिमिज्म और लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म का कॉम्बिनेशन शायद सबसे हेल्दी माइंडसेट है। किताब के अंत में मॉर्गन हाउसल इन सारे आइडियाज़ को एक सिंपल कंक्लूजन में समराइज करते हैं। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला से नहीं आती, ये सिंपल बिहेवियर से आती है। पेशेंस, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। पैसा अल्टीमेटली सिर्फ एक टूल है और उस टूल का सबसे वैल्यूबल यूज है फ्रीडम खरीदना। फ्रीडम का मतलब है अपने समय पर कंट्रोल। ऐसी जिंदगी जहां आप सुबह उठकर ये महसूस करें कि आज आप वही कर सकते हैं जो आप सच में करना चाहते हैं। यही असली वेल्थ है। और शायद इसी रीजन से मॉर्गन हाउसल का एक कोट बहुत फेमस हो गया है, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। इसीलिए कोशिश करें कि आप रिच दिखने की बजाय वेल्दी बने, फ्लैशी लाइफस्टाइल की बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम को प्रायोरिटी दें। और याद रखें कि असली वेल्थ अक्सर इनविजिबल होती है। वो कार्स और हाउसेज में नहीं, बल्कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फ्रीडम में दिखाई देती है। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताइए कि इस किताब का कौन सा आइडिया आपको सबसे पावरफुल लगा। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज देखना चाहते हैं तो बेटर विद बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी थिंकिंग, हैबिट्स और लाइफ को बेहतर बना सकती हैं।